आप चेक कर सकते हो कि ये रेस्ट मास है, ये मूविंग मास है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे वाली टर्म आपकी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो रूट भी 1 से छोटा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी, ज़्यादा आ जाएगी। आइडियल गैस एसटीपी पर मोलिकुलर सेपरेशन, जो एटॉमिक सेपरेशन है गैसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं काफ़ी बड़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.10। एक्सरसाइज 2.10 सिंपल सा है। इससे बोला गया है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर निकालें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए बी सी, आप देखते ही बता दो कि क्या करना है। ए है 0.007 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कितने हैं। अगर 1 से छोटा है नंबर तो 0 आ गया यहाँ पे। 1 से छोटा है नंबर, डेसिमल पॉइंट्स हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले और नॉन जीरो यूनिट के बीच वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 1। 7 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख के आप देख सकते हो इसको। कितना साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो कितना आ गया 7, और 7 × 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट फिगर 7 आ गई, राइट। इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो ये तो था ए पार्ट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। सिंपल है, बोला गया 2.64 × 10⁻24 kg है। अब यूनिट कोई भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर चेक करो, सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 3। सिमिलरली सी पार्ट चेक करो। सी में क्या लिया 0.2370, राइट। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो, और यहाँ पे पावर भी दी हुई है कुछ, या जस्ट नंबर एंड इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर, राइट। किसी भी यूनिट में चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा 2.370, राइट। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया और यहाँ पे यूनिट सेम रहेगी। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे आ गए, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा लॉजिक था, राइट। तो ये यहाँ पे हो गया, राइट। और यहाँ पे डी भी दिया हुआ, ये सी डी दिया हुआ। डी क्या है 6.320, 4 हो गए सिंपली यार देखते ही। ई क्या है 6.032, इसमें भी 4 है। और एफ भी दिया हुआ है, इसमें 0.000602। चेक करो लास्ट वाले, पीछे वाले नहीं है, ये वाले कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी हो गए। तो बस देखते ही बता सकते हो आप अब तो, राइट। बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपकी 2.11। ये भी काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज है, तो इसको मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ। एक्सरसाइज 2.11। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। मेटल का एक शीट है जिसका डायमेंशंस आपको दी गई हैं। क्या क्या है आपका दिया हुआ है 4.234 मीटर एक है, 1.005 दिया हुआ है मीटर में है। उसी तरीके से एक दिया हुआ है 2.01, ये सेंटीमीटर में है। तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 3 आ गया, राइट। 3 लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये याद रखना है। अभी बोल रहा है इसका एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो शीट का, और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एरिया अगर आप चेक करोगे तो इसने तीनों चीज़ें दी हैं। इट मीन्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × लेंथ × ब्रेथ प्लस b × t थिकनेस प्लस t × l, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, राइट। बिकॉज सेम सरफेस होते हैं 2 टाइम्स, राइट। तो ये आपका यहाँ पे निकल गया। वॉल्यूम क्या करोगे L × B × T। ध्यान ये रखना है तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सारी मीटर है, तो आप इसको क्या करो मीटर में लिख दो। टी को मीटर में लिखोगे तो दिस विल बी टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो टी विल बी इक्वल टू 2.01 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। अब सारी वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे ए का वैल्यू निकालोगे जब कैलकुलेटर से तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.72094। मैंने क्या बोला
सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितना है, 3 है, 3 मिनिमम सिग्निफिकेंट करो, यहाँ पे 0 है तो ये वाला नंबर चेंज होगा नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.72 यूनिट आ जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये तो था बेसिक। अब वॉल्यूम भी निकालो, वॉल्यूम जस्ट कैलकुलेटर यूज करो, क्या आएगा 0.0855528 और यहाँ से मीटर क्यूब। अब इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख दो 8 पॉइंट और कितना है 10^2 आ गया, यहाँ तो 10^2, यहाँ पे मीटर क्यूब है। यहाँ पे इसको कैसे लिखो कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, यहाँ तक करो। ये नंबर 5 से छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं, 8.55 8.5 माइनस और यहाँ पे -2 है, राइट। बिकॉज 10^2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 8.55, अदरवाइज इट विल बी -2, राइट। सो ये हो गया आपका 2.11। अब बात करते हैं 2.12 की, राइट। तो यहाँ से थोड़ा एक मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.12 बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर बैलेंस। तो नॉर्मली जो हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं उसके पास क्या होता है, एक बैलेंस होता है, और उस बैलेंस के अंदर बोलते हैं कि एक बॉक्स है उसका मास मेजर किया गया है, उसका मास कितना है। अब ये है मास ऑफ बॉक्स, कितना आया 2.30। अब यहाँ से देखते ही आप समझ जाओ इसका प्रिसीजन कितना है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेजर कर रहा है, और यहाँ पे प्रिसीजन 10⁻² का 0.01 का प्रिसीजन इसका यहाँ पे आप देख सकते, राइट। अब क्या बोला गया है कि 2 सोने के पीसेस थे और जिनका मास कितना था। अब G1 G2 लिख देता हूँ मैं। पहला गोल्ड का टुकड़ा था जिसका मास था 20.15 ग्राम, और दूसरा जो था उसका कितना था 20.17 ग्राम। अब इतने हल्की दोनों चीज़ें हल्की हैं, एक केजी में एक ग्राम में, दोनों को हमने इसके अंदर डाल दिया। अब डाल दिया तो क्या है, इसको केजी में बदल दो, टोटल मास पूछेगा शायद ये, यस। अब ये पूछ रहा है मास ऑफ द बॉक्स प्लस गोल्ड पीस। अब इस क्वेश्चन का पूछने का ही पर्पस किससे रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड है, अदरवाइज ये तो बिल्कुल सम है ना, नॉर्मल। तो एम टोटल की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तीनों को ऐड करना है, बट सेम यूनिट हो जाए 2.30 प्लस यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो 20.15 और यहाँ पे 20.17, डिवाइड किससे करना, 1000 से करना, बिकॉज ये केजी में ये ग्राम में, 1000 से डिवाइड करो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल जो है कैलकुलेटर यूज करो बस, 2.340 इतना है। बट ध्यान क्या रखना है, प्रिसीजन ध्यान रखना है। प्रिसीजन ध्यान रखना मैंने आपको बताया कि भाई मशीन मेजर इतने तक कर पा रही है, तो क्या मतलब है ये आगे वाली वैल्यू लिखने का, ये वाली वैल्यू राउंड ऑफ करोगे, आगे 0 है 4 के, तो mt इज इक्वल टू कितना आ गया 2.3, राइट। ये टोटल मास आ गया। अब बात करते हैं बी पोर्शन की। तो ये तो बात था पार्ट ए, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी भी उतना ही सिंपल है जितना ये पार्ट है। बोल रहा है कि डिफरेंस निकाल लो किसका, ये G1 G2 दो मासेस गोल्ड के जो पीसेस थे उनका मास का डिफरेंस क्या आएगा वो हमें बताना है। सब्ट्रैक्ट करो भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.02 ग्राम निकल के यहाँ पे इसका आ जाएगा मास, राइट। तो ये सा एक बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। और इसका प्रिसीजन भी आप चेक करोगे तो ये कितने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, और प्रिसीजन -10⁻² है या फिर 0.01 है, यहाँ पे वैल्यू ग्राम में इतनी आ रही है, राइट। तो उसको ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओनली डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो ओनली ग्राम की टर्म में देखना है। ये डिफरेंस इसने ये नहीं बोला कि इस वाली मशीन से मेजर करना है, इस वाली से करते तब थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज मेजर ही नहीं हो पाता ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये मेजर ही नहीं हो पाता आपके इस वाले मशीन से, राइट। तो ये ओनली नॉर्मल डिफरेंस हमने यहाँ पे बताया, राइट। सो ये आपकी कितना होगा एक्सरसाइज कौन सी थी, 12 थी। 12 आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है।
इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके 2.13, राइट। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.13। ये वाला एक्सरसाइज जो है वो आपका क्या है, प्रोपगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी पी हमने मेजर किया और जो कि रिलेटेड है आपके ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज से। किस तरीके से रिलेटेड है, पी हमने मेजर किया, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर, राइट, और यहाँ से डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी और मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये हमने पी यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेजर किया हुआ, राइट। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी, परसेंटेज एरर दिया हुआ है इसमें ए बी सी डी तीनों में रिस्पेक्टिवली। अगर मैं लिखता हूँ तो कितना 1% का एरर ए में है, 3% का बी में है, सी में 4 का है और डी में 2 का, राइट। तो ये परसेंटेज एरर है। अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन पी, तो पी का परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पी, अब पी का वैल्यू क्या निकालना है हमें, परसेंटेज एरर निकालना है, बट पी का वैल्यू इसने दिया हुआ है, कितना मेजर किया हुआ 3.763, राइट। टू कैलकुलेट लाइक टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ दिस रिजल्ट। अब ये वैल्यू हमने बोली गई है, तो इसको राउंड ऑफ किसके हिसाब से करना पड़ेगा, पी में कितना एरर है उसके हिसाब से इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले एरर पी में निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि पी को कितनी डिजिट तक राउंड ऑफ किया जाए, राइट। वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रोपगेटेड एरर है पी में ए बी सी डी का तो हमें पता है, तो पी का निकालना है। अब परसेंटेज एरर पता है तो इस कॉम्बिनेशन का प्रोपगेटेड एरर कैसे लिखूंगा, डेल्टा पी बाई पी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी और प्लस यहाँ पे हाफ आ गया डेल्टा सी बाई सी और प्लस यहाँ पे डेल्टा डी बाई डी। अब डेल्टा डी बाई डी और इसकी वैल्यू अगर आप करोगे तो कितना आ गया, रिस्पेक्टिवली अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई, ये वाले जो टर्म है इसकी वैल्यू है 0.01, इस वाली टर्म की वैल्यू है 0.03, इसकी वैल्यू आ गई 0.04 और इसकी आ गई 0.02। कैसे निकाली, परसेंटेज एरर दिया हुआ है, 100 से डिवाइड करते ही आपको जो रेशियो है डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाई ए और ये रेशियो मिल जाएगा। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो और पी का फिर मल्टीप्लाई कर देना, पी की वैल्यू ये है। तो डेल्टा पी जब आप कैलकुलेशन करोगे, नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है, इसमें एरर आएगा 0.13 या फिर 13% अगर परसेंटेज इसका निकालोगे, सॉरी इट इज़ नॉट, इट इज़ डेल्टा पी बाई पी। डेल्टा पी बाई पी करोगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा 13%। जो इसने परसेंटेज एरर भी पूछा हुआ था ना, वो भी मेजर करना है। अब डेल्टा पी भी कैलकुलेट करोगे, पी से जस्ट मल्टीप्लाई करके, और ये कैलकुलेटर से करना है भैया, फिर खुद से करो 0.489। अब मैंने बोला कि P प्लस माइनस डेल्टा P आपको लिखना है। P की वैल्यू कितनी है 3.763 और यहाँ पे प्लस माइनस एरर कितना है 0. मैक्सिमम एरर इतना है। तो हम ये देखते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये रिजल्ट सही है लिखना। आपका एरर जो है इस डिजिट तक आ रहा है, तो ये एरर प्रोड्यूस कहाँ तक कर देगा, इस वैल्यू तक कर देगा, राइट। इट मीन्स हमें इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना पड़ेगा, इस डिजिट तक करना पड़ेगा। इस डिजिट तक करोगे तो कितनी पी की राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा तो 3.8। तो 3.8 इसका आंसर आ गया। तो ये था एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है और फास्टली हो सकता है, ठीक है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज आपकी कितनी 2.14 पे, और इसमें भी एक बेसिक क्वेश्चन दिया गया, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने का क्वेश्चन है, राइट। अब बोल क्या रहा है कि एक बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट। वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट बोला गया ऑफ ए पार्टिकल
अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन, राइट। अब पीरियोडिक मोशन और ये चीज़ हमें नहीं पता है फिलहाल सेकंड चैप्टर तक, बट हमें पता है कि हाँ मोशन जो है उसमें डिस्टेंस होगा, टाइम होगा और ऐसी चीज़ें होंगी। तो इसमें 4 जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूँ, आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है फॉर्मूला। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। पहला है कि y इज इक्वल टू ए और यहाँ पे साइन 2π t डिवाइडेड बाई टी, ये टाइम पीरियड है, ऊपर वाला टाइम है। और ये जो है ये बोला गया है इसने, ए जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ। एम्पलीट्यूड मींस ऑसिलेशन जब होगा कितनी डिस्टेंस तक जाएगा उसको बताया गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन का। तो डिस्प्लेसमेंट है, इट मींस ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है, राइट। ये आपका 2π यूनिटलेस है। और एक चीज़ और भी चेक करनी होती है इसमें, वो क्या होती है कि अगर कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, ऐसे फंक्शन में वो क्या होता है कि आपका जो अंदर वाला जो पार्ट है फंक्शन का, जो अंदर का पार्ट है, उसमें जो क्वांटिटीज हैं वो यूनिटलेस होती हैं। इसकी टोटल यूनिटलेस होनी चाहिए अंदर वाले पोर्शन की। तो टोटल की डायमेंशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ की डायमेंशन देखो, y डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। साइन जो है कोई भी फंक्शन यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो दोनों साइड यूनिट मेजर कर गई, लेंथ की, डायमेंशन दोनों की मेजर की। अंदर का पोर्शन है वो भी यूनिटलेस होना चाहिए। अब इसकी यूनिटलेस कैसे चेक करोगे, ऊपर टाइम है नीचे टाइम है, देन व्हाट इट विल बी, टाइम टाइम कैंसिल, अब 2π ये कांस्टेंट है। तो ये आपकी इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। देखते ही पता लग गया, कोई डायमेंशन लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। अब बात करते हैं बी पार्ट पे। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया कि y इज इक्वल टू ए और साइन वी, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, इतने तक ठीक है। साइन आपका डायमेंशनलेस होना चाहिए और साइन के अंदर वाला पोर्शन भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। v क्या चीज दी हुई है, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है। अब v इंटू टी मेरे को क्या बताइए, डायमेंशनलेस होता है क्या? यहाँ पे स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम से मल्टीप्लाई किया तो टाइम तो चलो ठीक है कैंसिल आउट हो गया, बट डिस्टेंस बच गई। इसकी यूनिट है डिस्टेंस, बट ये जो टर्म है ये यूनिट लेस होनी चाहिए। इट मीन्स ये इक्वेशन होगी आपकी गलत, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरी जो टर्म है दैट इज y इज इक्वल टू a बाई टी और साइन t बाई, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया भाई। कैसे, ये डिस्टेंस है ठीक है, ये डिस्टेंस है ठीक है, बट ये डिवाइड कर दिया टाइम से। ये टर्म तो हमेशा यूनिट लेस ही होनी चाहिए, इसका यूनिट और इसका यूनिट मैच करना चाहिए। डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो वेलोसिटी हो गई और ये वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पे तो पहली चीज़ तो ये पहले ही गलत हो गई। अब चलो अंदर भी देख लेते हैं ये वाला पोर्शन भी सही है कि नहीं। ऊपर है टाइम, नीचे है क्या, डिस्टेंस, ये तो इनवर्स ऑफ वेलोसिटी हो गया, तो यूनिट लेस है नहीं, तो ये भी गलत। तो ये इक्वेशन तो पूरी गलत होगी। अब डीप पार्ट पे जाता है जो कि चौथा ऑप्शन आता है इसमें था, y इज इक्वल टू, ये थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, क्या है, a डिवाइडेड बाई √2 दिया हुआ है और यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है साइन 2π t डिवाइडेड बाई कैपिटल T, और प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है कोस की टर्म दी हुई है और 2π t बाई टी है। तो ये इक्वेशन हमें लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं करते, वो यूनिट लेस होती है हमेशा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब बात करते हैं अंदर वाले पोर्शन की। अब अंदर वाला पोर्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये यूनिट लेस, ये यूनिट लेस, तो ये पूरा टर्म यूनिट लेस। इट मीन्स अगर इसकी यूनिट मेजर मैच कर रही है तो इसका मैच करना, ये तो यूनिट लेस ही हो गया, राइट। तो इसकी मैच कर रही है, इट मीन्स इक्वेशन कंसिस्टेंट है। बट दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि ये पोर्शन भी यूनिट लेस होना चाहिए दोनों में, राइट। अब दोनों में यूनिट लेस होना चाहिए। 2π t, 2π का तो यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होती है।
टी जो है वो आपका टाइम है, नीचे भी टाइम है तो टाइम टाइम कैंसिल आउट, यहाँ पे भी टाइम टाइम कैंसिल आउट, तो ये यूनिटलेस होगी, ये हो गया, और यहाँ पे भी ये कंसिस्टेंट है, आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये आपका क्या था, एक्सरसाइज आपका 2.14 राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.15 राइट। सो उसके लिए थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट। सो अभी हम डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.15 राइट। सो एक्सरसाइज 2.15 काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इसमें बोला क्या हुआ है कि जो एक फेमस रिलेशन आता है फिजिक्स में, जिसमें हम बोलते हैं कि रेस्ट मास और आपका जो मूविंग मास है दोनों में एक रिलेशन आता है राइट। सो अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक रिलेशन दिया, उसमें यह बताया गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी है देन उसका मास कुछ अलग होगा, और अगर वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से अगर मूव करता है देन उसका मास कुछ अलग होगा राइट। इट मीन्स मास जो है वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे राइट। तो ये कुछ एक रिलेशन दिया गया था रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कि किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, गैस करता है जो रिलेशन है उसको, और वो गलत गैस कर लेता है राइट, और उसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी आती है, उसके हिसाब स्टूडेंट के हिसाब से m इज इक्वल टू लिखता है उसको m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ राइट। अब हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, या फिर अगर गलत है तो इसको करेक्ट करके हमें बताना राइट। सो करेक्ट फॉर्मूला हम देखेंगे बाद में जब इसको सॉल्व करके देख लेंगे राइट। तो बेसिक कंसेप्ट हमने क्या सीखा था कि डायमेंशनली जो करेक्टनेस है किसी इक्वेशन की वो हमें सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी राइट। अब इस इक्वेशन में क्या चेक करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए, डायमेंशनली कंसिस्टेंट आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मास का अगर मैं डायमेंशन चेक करूँ, और इस वाली इक्वेशन में ये वाला जो पोर्शन है नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये वाला, ये क्या होनी चाहिए, दोनों पोर्शन में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ से देखिए मास का यूनिट है, डायमेंशन इसका मास का होगा, यहाँ पे मास का है डायमेंशन, नीचे वाला पोर्शन है, इट मीन्स ये तो कैंसिल आउट हो गई, इक्वल आ गई, ये वाली डायमेंशन लेस होगी तभी आपका ये इक्वेशन सही होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये कितना आ गया, डायमेंशन लेस आ गया राइट। अब अगर ये डायमेंशन लेस है तो अंदर वाली टर्म को भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये डायमेंशन लेस ना होके लेंथ का यूनिट होता है, या फिर लेंथ स्क्वायर होता है, जो भी होता है। मान लीजिए इसका यूनिट लेंथ निकल के आता है, लेंथ होता तो यहाँ पे लेंथ स्क्वायर आती, किसकी डायमेंशन 1 माइनस वी स्क्वायर की, बिकॉज लेंथ स्क्वायर का अगर आप रूट करोगे तो लेंथ आएगा राइट। सो दैट्स व्हाई कि आपका 1 माइनस वी स्क्वायर का। बट अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो 1 माइनस वी स्क्वायर ये क्वांटिटी भी आपकी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। तो क्या करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर क्या होगी, ये भी डायमेंशन लेस राइट। तो हमने चेक किया था कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या फिर बोलोगे कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलती है कि जो दो टर्म है एडेड अगर हैं तो उन दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा। दोनों डायमेंशन लेस है, इट मीन सेपरेटली भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। 1 तो डायमेंशन लेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब चेक करते हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो डायमेंशन लेस नहीं है, वेलोसिटी स्क्वायर है राइट। तो यहाँ से क्या है, आप चेक करोगे कि इसका जो होगा L1 t माइनस 1 और इसका स्क्वायर, तो ये तो डायमेंशन लेस नहीं है। तो हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट इसको करना पड़ेगा इक्वेशन को। ये इक्वेशन ये जो है ये टर्म डायमेंशन लेस है, इसको डायमेंशन लेस करने के लिए क्या करते हैं हम, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। तो रिलेशन अगर करेक्ट रिलेशन में यहाँ पे लिखता हूँ तो दैट विल बी मूविंग मास विल बी इक्वल टू योर रेस्ट मास एंड 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट।
ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, और ये किसमें दी थी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, राइट? ये उसमें इक्वेशन दी गई थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये रेस्ट मास है, ये मूविंग मास है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे वाली टर्म आपकी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो रूट भी 1 से छोटा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी? ज़्यादा आ जाएगी एम नोट से। इट मीन्स जब जब स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, और स्पीड आपकी कब रिलेटिव होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के, उस केस में आपका मास, मूविंग मास आपका रेस्ट मास से हमेशा ज़्यादा होगा, राइट? ये इक्वेशन बनाती है। हमने इसकी करेक्ट फॉर्म भी देख ली, और कैसे डायमेंशनली कंसिस्टेंट अब है वो आप चेक कर सकते हो, राइट? तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 2.16 एक्सरसाइज। इसमें क्या दिया गया? यूनिट ऑफ लेंथ, और जो है उसको हम नॉर्मली किस में लिखते हैं? एमस्ट्रॉन्ग में, एटॉमिक डायमेंशंस में अगर जाते हैं तो एमस्ट्रॉन्ग में उसको लिखते हैं। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, राइट? अब ये क्यों बोल रहा है कि द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, अब हाइड्रोजन एटम बोला गया, राइट? हाइड्रोजन एटम बोला गया, और हाइड्रोजन एटम का साइज मीन्स उसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5 एमस्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेडियस उसका दिया हुआ है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम? एक एटम का वॉल्यूम निकालना है, राइट? इन मीटर क्यूब निकालना है, राइट? और फिर और यहाँ पे 1 मोल का बोल रहा है, राइट? हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन एटम का, बट कितना होना चाहिए वो? 1 मोल, 1 मोल। अब मैंने बताया क्या था आपका? 1 मोल जो है उसके अंदर आपके हाइड्रोजन एटम होंगे कितने? एवोगैड्रो नंबर से हम उसको बताते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके 1 मोल में, राइट? अब एक एटम का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ तो मैं इतने एटम का भी निकाल लूंगा, जो कि आपका 1 मोल में कितना वॉल्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात आती है एक एटम का कैसे निकालूं? 1 एटम हाइड्रोजन एटम का कैसे निकलोगे? 4/3 πr³। सिंपल, रेडियस दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिए, आप इसको मीटर में चेंज कर लिए, सेंटीमीटर में, जैसे भी आपको सही लगे, और आपको सिंपली इसमें पुट करना है। और ये एक एटम का आ गया, और Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, राइट? तो टोटल जो वॉल्यूम है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वॉल्यूम अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया तो V की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 3.154 × 10⁻7 मीटर क्यूब, राइट? अब इतनी बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे तो 3 × 10⁻7 मीटर क्यूब। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें थी नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 2.17, राइट? ये भी काफ़ी सिंपल यहाँ पे एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज आपकी 2.17। अब इस एक्सरसाइज में दिया क्या गया कि एक मोल ऑफ आइडियल गैस है, राइट? एक एसटीपी पर दिया गया, राइट? तो यहाँ पर एसटीपी क्यों बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? ये होती है एसटीपी। अब एसटीपी पर वॉल्यूम जो है ना गैस का, आइडियल गैस का, वो कितना दिया हुआ है? 22.4 लीटर। अब लीटर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, वो इक्वल होते हैं 1 लीटर के। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, राइट? बेसिक सा है। वॉल्यूम कितना है? इतना दिया हुआ है, गैस का दिया हुआ है, राइट? और ये गैस कितनी है? 1 मोल का गैस है, राइट? स्टैंडर्ड ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होगा, राइट? ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और गैस कौन सी है? आइडियल गैस है। तो ये गैस कौन सी है? आइडियल गैस यहाँ पे है। अब ये बोलना चाह रहा है कि आपने क्या करना है कि इतना वॉल्यूम तो ठीक है, आपका स्टैंडर्ड इसका निकल गया। अब ये कहना चाह रहा है कि आप 1 मोल जो
आपका हाइड्रोजन है ना, उसका वॉल्यूम भी निकालो, और एक ये वाली वॉल्यूम है, दोनों का रेशियो करके देखो कितना आता है, उसको चेक करो। और अगर रेशियो ज़्यादा आता है तो क्यों आएगा वो भी एक्सप्लेन हमें करना है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे किया हाइड्रोजन का, कैसे किया, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो था 1 मोल का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कैसे निकाला, राइट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है उसका जो रेडियस है ना वो कुछ अलग दिया हुआ है इसमें। ये बोल रहा है 1 एंगस्ट्रॉम कंसिडर करके इसको करो। करना क्या है आपको, वॉल्यूम किसका निकलेगा, हाइड्रोजन एटम 1 मोल, राइट। कितना आएगा, यहां से 4/3 पाई r क्यूब करो और Na से मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, ये आपका कितना आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा कितना, 1 मोल हाइड्रोजन का, राइट। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यू पुट करना है बस आपको, राइट। अब वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालोगे v का, और यहाँ से ये वाले v का, तो यहाँ से इसको आप सेंटीमीटर में रख दीजिए, किसको, r को, r रखोगे तो r कितना सेंटीमीटर आ गया, तो एंगस्ट्रॉम को किया तो 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻8 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो और आपके पास v क्या निकल जाएगा, v हाइड्रोजन कितना निकला। जब कैलकुलेशन करोगे तो v आपके पास कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 2.5235 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने बोला क्या कि सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इतना होता है, तो इसको लीटर में बदल दो, बिकॉज ये लीटर में रेशियो करेंगे तो आसान रहेगा, राइट। सो वी हाइड्रोजन, या फिर लीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, आपकी मर्जी है, राइट, बिकॉज जस्ट रेशियो निकालना है, राइट। अब सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, नॉर्मली 2 डिजिट तक कर दीजिए इसको, 2.5 और ये 10⁻³ लीटर आ जाएगा, राइट, बिकॉज 10 आपको 1000 से डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। अब इसका रेशियो निकालोगे, देखो 22.4 और यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 2.5 इंटू 10⁻³ अब ये रेशियो जब आप चेक करोगे ना, इसकी वैल्यू आएगी 8.96 इंटू 10⁻³ तो चेक कर सकते हो इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे आया, राइट। इतना ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे कैसे निकल के आया, तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि लार्ज वैल्यू निकल के आ रही है, बट क्यों आ रही है ये एक्सप्लेन करो। तो ये वैल्यू तभी आएगी ना जब गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है किससे, जो हाइड्रोजन वाले से हमने निकाला। इट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम तो हमने कंसिडर किया कि भी एक एटम का इतना है और 1 मोल में हाइड्रोजन एटम इतना है, तो सबका मल्टीप्लाई करके निकाल लो। इट मीन्स हमने कंसिडर किया कि सारे हाइड्रोजन एटम क्लोजली स्पेस्ड हैं, बट गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है कंपेयर टू आपके हाइड्रोजन वाले के। इट मीन्स गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे एक तरीके से हैं। इट मीन्स आइडियल गैस एसटीपी पर मॉलिक्यूलर सेपरेशन, जो एटॉमिक सेपरेशन है गैसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं काफ़ी बड़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, राइट। सो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट, इसका आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो ये एक सिंपल सा बेसिक यहाँ पे हमने देख चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।